हम पहुंचे। नाजरीन, इस ठिठुरती सर्दी के बीच हम आपके सामने सुबह सुबह देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होते हैं ताकि घर बैठे आपको पूरी दुनिया के हालात वाक़ात से रूबरू करा सके। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर बात होगी, जहां जम्मू कश्मीर में ठिठुरती ठंड और जम्मू के अंदर कोहरे और धुंध की वजह से आम जिंदगी मुतासर, जबकि वादी कश्मीर के अंदर खुश्क मौसम से आम लोगों को परेशानियां, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सियासी मामला भी है जिन पर बात होगी। जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से भी बात होगी, लेकिन हस्ब मामूल हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तारीख में आज के दिन की अहमियत आप तक पहुंचाएंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी गौहर कुछे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल अमीन। तो प्रोग्राम की शुरुआत का फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 17 जनवरी है और आज 17 जनवरी के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज 17 जनवरी को 1852 में जर्मनी ने जनूबी अफ्रीका के ट्रांसवाल की आज़ादी को और साल था 1852। उसके साथ ही आज ही के दिन 17 जनवरी 1928 में पहली ऑटोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म डेवलपिंग मशीन का पेटेंट कराया गया है। वो आज ही का दिन था 17 जनवरी साल 1928। और आज ही के दिन साल 1941 में कोलकाता के अपने घर में नजरबंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मॉस्को के रास्ते जर्मनी के लिए निकल भागे। वो आज ही का दिन था और साल था 1941। 17 जनवरी आज ही के दिन साल 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का पहला इजलास मुनक्कद हुआ। वो आज ही का दिन था और साल 1946। और आज ही के दिन साल 1948 में नीदरलैंड और इंडोनेशिया जंग बंदी पर रजामंद हुए। यानी कि 17 जनवरी साल 1948 में आज ही के दिन नीदरलैंड और इंडोनेशिया जंग बंदी पर रजामंद हुए हैं। आज ही के दिन साल 1961 में 17 जनवरी साल 1961 में कांगो के जमहूरी तरीके से मुंतखब वजीर आजम पैट्रिस लोम्बा का कत्ल हुआ है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 17 जनवरी साल 1979 में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियाई तजुर्बा किया। वो आज ही का दिन था। 17 जनवरी साल 1995 में जापान में 7.2 की शिद्दत से आए जलजले से करीब 5372 अफराद जांबाक हुए। वो आज ही का दिन था और साल था 1995। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 17 जनवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब जरा जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल बताएंगे आपको और बताएंगे साहिल में। बिल्कुल नाजरीन, जिस तरीके से तारीख पर हमारी नजर रहती है और गवर कुछ आप तक पहुंचा रहे थे कि 17 जनवरी को आलमी तारीख में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अहम वाक़ात है, वो हमने आप तक पहुंचाए। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां वादी कश्मीर के अंदर खुश्क मौसम की वजह से आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं पर जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू सूबे के अंदर धुंध और कोहरे की वजह से आम जिंदगी भी मुतासर हुई है। चिलई कलान में खुश्क मौसमी सूरत हाल के बाइस जम्मू में शदीद ठंड जारी है और सुबह के औकात गहरी धुंध रहने के बाइस फिजाई और जमीनी ट्रैफिक मुतासर हुआ है। शदीद धुंध के चलते 3 परवाजें मनसूख की गई, जबकि 13 रेलगाड़ियां ताखीर से चली और कई एक का रुख मोड़ दिया गया है, क्योंकि मौसम के तेवर ऐसे हैं कि इंतजामिया को ऐसे फैसले लेने पड़े। बात जम्मू की करते हैं और जम्मू खिता में शदीद सर्दी और धुंध का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में 3 परवाजें और 1 ट्रेन मनसूख कर दी गई, जबकि 13 ट्रेनें और 11 परवाजें घने धुंध और से बुरी तरह मुतासर हुई है। जम्मू खिता में आसमान पर धुंध की घनी चादर पिछले कई दिनों से जारी थी, लेकिन दोपहर के वक्त सूरज चंद घंटों के लिए कल नजर भी आया था। और जम्मू में इस तरीके की शदीद सर्दी जब सामने आई तो यहाँ के लोगों की तैयारियां उस कदर नहीं थी जिस कदर कश्मीर सूबे के अंदर हुआ करती है चिलई कलान के दौरान। तो यहाँ पर लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वादी कश्मीर से जो लोग जम्मू चले गए थे चिलई कलान में, ताकि वहाँ ठंड कम होती है और ठंड से बचने के लिए उन्होंने जम्मू का रुख किया, लेकिन इस बार उन्हें वहां पर भी मौसमी सूरत हाल से जूझना पड़ा। और मौसमी सूरत हाल के बीच
वहां पर सर्दी इस कदर बढ़ गई है कि न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि कारोबारी लोग भी काफी परेशान हैं और कारोबारी लोगों का मानना है कि इस सर्दी की वजह से लोगों ने घरों में बैठना पसंद किया, जिससे उनका कारोबार भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। जहाँ नाजरीन मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं हम, जहाँ चले कलान तकरीबन जहाँ 21 नवंबर से इसकी शुरुआत 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है, करीब एक माह होने को है, लेकिन अभी भी वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही बर्फबारी हो रही है और ना ही बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी में कहीं ना कहीं रात के दर्जा हरारत में कमी वाक़ा हो रही है। दिन में अगरचे धूप निकलती हैं 10 से 15 के बीच दर्जा हरारत दिन का रहता है, लेकिन जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू के अंदर भी गहरी धुंध के साथ साथ कोहरा भी छाया रहता है सुबह सुबह, और सुबह सुबह भी वहां पर ट्रेनों के औकात में तब्दीली होती हैं। उसके साथ साथ ही कई परवाजें जो है वो मनसूख या रद्द भी करनी पड़ी या उनकी तब्दीली भी करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे मुल्क के दीगर कई ऐसे इलाकों में, ऐसे शहरों में जहां पर परवाजें मनसूख करनी पड़ती हैं सुबह सुबह ही, चाहे हम दिल्ली की बात करेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, वहां पर भी सुबह सुबह करीब कल भी हमने देखा है कि 30 से ज्यादा परवाजें वो मनसूख करनी पड़ी हैं, जबकि 10 से ज्यादा 12 कभी जो फ्लाइटें हैं उनकी जो रुख मोड़ना पड़ा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, इंदिरा गांधी IGI पर। और उसके साथ साथ ही शुमाली हिंदुस्तान के कुछ शहरों में, कुछ रियासतों में इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि वहां पर सुबह सुबह एयरपोर्ट्स पर धुंध छाए रहने की वजह से जो है मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही, क्योंकि जब टाइम पर फ्लाइट नहीं निकलती हैं तो उसके साथ ही मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उससे पहले भी जब दिल्ली के अंदर एक वाकया पेश आया जहां पर एक निजी एयरलाइन की वजह से जब उन्होंने तब्दीली की है, तकरीबन 6 से 8 घंटे उसमें ताखीर हुई है, तो उसके बाद ही एक मुसाफिर ने एक पायलट पर भी उस पर हमला किया है, जिसके बाद ही अब जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन उनकी जानिब से इस सिलसिले में कुछ SOPs जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो माहिरीन है उनका मानना है कि धुंध में एयरलाइंस की कोई गलती नहीं होती है और ना ही इस सिलसिले में एयरलाइन जिम्मेदार रहती है, क्योंकि ये एक कुदरती निज़ाम है। बिल्कुल मौसम की बात हो रही है और कुदरती निज़ाम को बदला नहीं जा सकता, दुआएं की जा सकती है और नज़ला जुकाम किसी भी महकमे पर नहीं उतारना चाहिए, बल्कि सब्र तहमुल से काम लेना चाहिए। मौसमी सूरत हाल जो है ये अभी भी अबतर है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर धुंध और कोहरे की वजह से लोग मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो वादी कश्मीर में खुश्क मौसम की वजह से कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत भी पाई जा रही है। खासकर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शुपियां और त्राल इलाके में बेहद पानी की किल्लत है, क्योंकि कई सारे ऐसे चश्मे हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम आरिपल चश्मा है, वो सूख गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी की किल्लत पाई जा रही है। ताहम महकमा के जिम्मेदारान का मानना है कि अगर किसी भी इलाके में लोगों को मुश्किलात का सामना है तो वो मुतल्लिका महकमा से राब्ता करे ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला भी किया जा सके। एक तरफ से मौसमी सूरत हाल तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात की भी बात करेंगे, और मंशियात की जब हम बात करते हैं तो मंशियात को लेकर सब लोग परेशान भी है और सब के अंदर तशवीश और तजब्जुब भी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है। मुख्तलिफ सतह पे, चाहे सरकार की बात करें या गैर सरकारी सतह पे, इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस मुहिम को बहुत सख्त कर दिया गया है और मुख्तलिफ मुकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ भी की जाती है और उसके साथ साथ मंशियात फरोशों की प्रॉपर्टी को सीज भी किया जाता है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा RR सोएन ने अपना ओहदा संभाला, उसने एक नई तरीके से इस पर पहल करने की कोशिश की और कल भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मंशियात का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इस मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई जारी है, क्रैकडाउन जारी है। हमने देखा है कि शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर के
वस्ती कश्मीर के अजला में भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुछ मंशियात जब्त की जा रही हैं, कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज भी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से कल जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह की जानिब से आर स्वैन उन्होंने कठुआ के अंदर एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो मंशियात मिलिटेंसी की तरह काफ़ी तेज़ी से इसके बढ़ रही है और इस पर काबू पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज हम बनाएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से और कैटेगरीज के बाद ही उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इसमें मुलविस होंगे। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। देखिए, ऐसा है, नारकोटिक्स में जब भी बात करता हूँ पूरे सीनियर लीडरशिप में, अभी इसमें कोई आपको मिलेगा नहीं जे.एंड.के पुलिस में सीनियर लीडरशिप में जो इस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं देता है। अब हमारा जो है एक स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी जो है ये रहेगी, हमने इसको पब्लिक में ऐलान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि ये एक ओपन लड़ाई हो चुकी है। वो ये सबसे पहला बात कि साहब जो नारकोटिक्स पॉइजन है वो नारकोटिक्स पार से आता है, वो यहाँ नहीं है। इस चीज़ की पहला एहसास, और ये टेररिज्म के साथ लिंक्ड है, उसकी फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है। देखिए, चरस वाली बात नहीं है, ये हेरोइन की बात है, ये हार्ड ड्रग्स की बात है जिसमें करोड़ों की खेल खेले। अब उस सिलसिले में हमने ये तय करा है कि लार्ज स्केल पे, मैसिव पे हमने पूरा का पूरा जे.एंड.के में हम एक मैपिंग करेंगे, एक सेंसस जैसे बनाएंगे। हर बंदा जो यूज़ करता है उसका हम इसलिए नहीं करेंगे कि उसको की नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए ना, उसको विक्टिम मानते हुए माँ बाप को भी अर्ज करेंगे, भाई बहन को भी अर्ज करेंगे, आम जनता को भी अर्ज करेंगे कि आप हमें बताएं इनके बारे में। जो बिट लेता है 1/10 ग्राम वाला, वो खुद आए हमारे पास चल के और हमें बताए कि ले कहाँ से रहा है, और वो लेने वाले जो डीलर्स हैं जिससे वो मुनाफा कमा रहा है, खाने वाला तो पॉइजन खा रहा है और मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, घर वालों को परेशानी में डाल रखा है, अपने अगर शादीशुदा बीवी बच्चों, वो तो विक्टिम है, वो तो अपने को तबाह करने पे तुला हुआ है। पर उसको जो बेच रहा है और बेच के पैसा बना रहा है, वो जो तबका है, उसको निशानदेही करने में ये जो विक्टिम वाला बंदा है, विक्टिम का उर्दू क्या बनेगा, जो इसका शिकार भुक्तभोगी है, वो अलग। उसके लिए माँ बाप हमारे पास आएँ, भाई बहन आए, पड़ोसी आए, उनको स्टिग्माटाइज अभी ना करें, उसको जलालत ना करें। वो बेचारा है, वो आए हमारे सामने। हम अभी पिछले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि डी एडिक्शन के सेंटर्स जो है और खोलें और उनके लिए और कोशिश करें कि किसी तरीके से उनकी जान बचे और वो उससे निकल पाएँ, जो निकल पाने की स्टेज पे है, और निकल पाएँ। और उनका तबका अलग, और उनकी मदद से हमने व्यापारियों को, मौत के सौदागरों को अलग करना चाहिए। तो वो हमने जैसे मिलिटेंटों को अभी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, टेररिस्ट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसी तरीके का हमने नारकोटिक्स डीलर्स ए, बी और सी, और फिर आप देखिएगा जनाब, हमने ए को और बी को और सी को उसी तरीके से पेश आएंगे। नास्तो नबूद जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से तेजी के साथ ये मंशियात फैल रही हैं, इस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह की जानिब से कहा गया है कि इस बिद्दत को ख़त्म करने के लिए मुअस्सर और ठोस इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इस खबर पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर सीनियर साथी सनम एजाज। सनम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात का जो रुझान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह की जानिब से कहा गया है कि अब अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएंगी, उसके बाद ही जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस है पूरी तरह से अब मंशियात के खिलाफ एक मोर्चा जो है, मुनज़्ज़म मोर्चा है, वो खोल चुकी है और अब बाज़ाब्ता तौर पे कैटेगराइज किया जा चुका है। क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ये देखने को आता था कि हर वही जो पैडलर भी है या जो विक्टिम है, क्योंकि दो ग्रुप होते हैं, एक पैडलर जो मंशियात का धंधा करता है और दूसरा जो मुसीबत का मारा है, जिसको आदी बना के पीने के लिए मजबूर किया गया होता है। तो उन दोनों को कैटेगराइज किया गया है। तो पैडलर्स को भी कैटेगराइज की, कौन मेन पैडलर है, कौन बड़ा इनका
जो बड़ा मगरमच्छ है और कौन छोटा मगरमच्छ है, वो शुरुआत की गई है। और उसमें जो है इंटेलिजेंस इदारों की भी अब खिदमात ली जा रही है और इंटेलिजेंस इदारे जो रिपोर्ट्स करेंगे उसके हवाले से अब ये है कि किसी इलाके में अगर कोई मंशियात फरोश है और उसके बारे में इंटेलिजेंस इदारों को मालूम, चूंकि इंटेलिजेंस के बहुत सी एजेंसीज हैं जो रिपोर्ट करती रहती है, तो उनके रिपोर्ट्स को बेस बना के अब ऐसे मंशियात फरोश जिन्होंने जो इस गोरख धंधे में या इस मुसीबत के धंधे में लोगों को इस वक्त मार रहे हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। और ये बिल्कुल हम देखेंगे कि अगले 10-15 दिनों में आपको बड़े बड़े जो व्हाइट कॉलर मंशियात फरोश बने हुए हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है और अब वो पैसा कमा के अपने आप को शुरफा में शामिल कर चुके हैं, शरीफ लोगों में शामिल कर चुके हैं, उनके खिलाफ भी नकेल कसी जा रही है। और बहुत से ऐसे लोगों को अब कानून के दायरे में अवाम के सामने नंगा किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके इलाके का मंशियात फरोश, क्योंकि बहुत से लोग इस मंशियात में हैं जो इस मंशियात का साइड बिजनेस रखे हुए हैं, मंशियात को पैडल करते हैं और फिर एक तरफ से जो अपने इलाके में जीजत भी बने रहते हैं, क्योंकि पैसा वाले होते हैं, उनके पास 2 नंबरी पैसा होता है, तो बहुत कुछ वो पैसा इधर उधर भी हिस्सा दे ही देते हैं, तो उस हिस्से में बहुत से लोगों को जियादत भी कुछ लोग मान लेते हैं। तो उन सबको अलग किया जा रहा है और एक तरह से एक ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे कहा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है मंशियात पे। और कल डीजीपी ने जम्मू में बताया कि ये स्ट्राइक जो है शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इसके नतीजे भी निकल सकेंगे। आपको गौर बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारा मुआशरा जो है उसमें सबसे बड़ी खतरनाक जो वजह है, ये हमारे नाज़रीन को भी पता होगा कि सबसे तूफान जो है इस वक्त, हम बाकी तूफानों की बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, हम अपने मुआशरे में जो दूसरे मामलात हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक सूरत इख्तियार की हुई है वो मंशियात है। हर दूसरा बच्चा जो है हर वो खतरे की इस पे चपेट में आ चुका है। और साफ तौर पे चूंकि ये बच्चों को मारने की एक साजिश है, इसको हम डायरेक्टली ना करें, कत्ल बच्चों को नहीं किया है, इनडायरेक्टली बच्चों को मारे जा रहे हैं। और हर वालिद की, हर माँ की इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और बताएं अपने बच्चों को, अगर उनको बचाना पड़ेगा तो उन्हें इन मंशियात फरोशों का जो इस टाइम पुलिस ने मामला शुरू कर रखा है, इसमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। सनम अगर हम डीजीपी के बयान की बात करें, उन्होंने भी कल बोला कि जिस तरीके से लगातार इसमें नौजवान तबका जो है वो मुब्तला होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वालिदैन को चाहिए कि पुलिस के सामने आए, निशानदेही करे कि कहाँ से इसके पास आता है, ताकि उसको भी बचाया जा सके और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके जो इस कारोबार को यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमने देखा है कि वालिदैन किसी मजबूरी की वजह से, जिसका बच्चा इसमें मुब्तला हुआ है, आज तक शर्मिंदगी या इज्जत नफ्स की बात करें, उसको बचाने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चे को घर में ही रखते हैं, बाहर इस बात को आने नहीं देते। क्या अब वक्त आ चुका है कि जो बच्चे इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनके वालिदैन को अब खुलकर सामने आना चाहिए ताकि आगे इस नासूर को बढ़ने नहीं दिया जा सके? ये गौर आपने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जब कोई चील आते है ना मुर्गी के बच्चों को खाने के लिए, तो वो मुर्गी जो बहुत कमजोर होती है लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल जाती है और उस चील से लड़ती है, अपने आप को जख्मी करती है, कभी वो खुद भी मारी जाती है, लेकिन अपने बच्चों को बचाती है। वही मुर्गी वाला रोल जो है इस वक्त वालिदैन को करना पड़ेगा। ये जो मंशियात वाले, ये चील हैं, ये बच्चों को खाने वाले हैं, तो वालिदैन को इस पे आगे आना पड़ेगा अपने बच्चों को, क्योंकि उनको अपने बच्चा बचाना है, उनको कोई और नहीं बचाना है। और दूसरी बड़ी बात, जिन बच्चों के जिन वालिदैन के बच्चे अगर इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो विक्टिम हो चुके हैं, ये विक्टिम है, ये बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, इनको आदी बनाया गया होता है, साजिशों के तहत इनको आदी बनाया जाता है, उनको अब इन्हें सामने लाना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कल अगर पुलिस किसी को पकड़ लेती है और फिर उसको मंशियात फरोश के मामले में भी, क्योंकि जब ये जो मंशियात फरोश होते हैं ये इन बच्चों को पैडलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इनको बताते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं तो इनको बताते हैं कि आप ये जो हमारी पूरी है 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम ये जाके फलानी जगह पे ले जाओ, तो रास्ते में उनको पकड़ा भी जा सकता है, तो फिर उनको मंशियात फरोशों के मामले में दर्ज किया जाएगा, फिर उनके साथ कहीं इंसाफ या कोई रहम दिली नहीं होगी। तो जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे इन्वॉल्व हुए उनको पुलिस को बताना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पीता है, ये इन्वॉल्व हो चुका है 10 महीने से, 2 महीने से। सनम एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर कहीं पे भी जैसे किसी मोहल्ले में होता है, किसी गांव में होता है, तो हमसाया को ये पता होता है कि अगर इसके पास ये कोई इलीगल काम करता है तो एक हमसाया को जरूर पता होता है, क्या उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस के बारे में या इसकी इत्तला पुलिस को दे कि यहाँ पर इस तरह का कारोबार हो रहा है या इस तरह का इलीगल काम हो रहा है? देखिए गौर, हम अगर मैं शुरुआत अपनी मिसाल से करूं, किसी और क्या मिसाल दूं। मैं जब सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहता हूं, लेकिन शाम को घर में आके मुझे फैमिली की
जो लोग हैं वो बताते कि हमारे मोहल्ले में आज क्या हुआ, क्योंकि यूजुअली घर की जो फीमेल्स होती हैं इनका मोहल्ले में आना जाने, उनके मोहल्ले वाली और जो लेडीज होती हैं उनके साथ उठना बैठना होता है, तो इनको सब पता होता है। और यूं कोई मोहल्ले वाला कहे कि मुझे पता नहीं है, बिल्कुल झूठ होता है। मोहल्ले वालों सबको पता होता है। अब मोहल्ले वालों को एक चीज है, वो यूजुअली इस चीज को लेते हैं कि यार पड़ोसी का बच्चा है, मुझे क्या है, लेकिन वो पड़ोसी का बच्चा जो इन्फेक्शन लेके आएगा वो कल उसके बच्चे को जरूर इन्वॉल्व करेगा। तो मोहल्ले वालों की पड़ोसी की पे जो नजर है उस पे नजर में मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी है कि हमारे पुलिस को किसी भी जरिए, देखिए आज की डेट में इतनी मुखबरी हो सकती है तो मंशियात की मुखबरी क्यों नहीं हो सकती है। एक SMS करना है, एक व्हाट्सएप मैसेज करनी है, और ये पुलिस ने बाकायदा तौर पर नंबर दिया है और पुलिस इन लोगों का नाम तक नहीं बताती कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, बड़े कॉन्फिडेंशियल वो रखते कि इंफॉर्मेशन किस दी है। पुलिस को इंफॉर्मेशन गई, पुलिस बाकायदा तौर पर उस पर तहकीकात अपने तरीके से करती है और फिर वो काम करती है। तो इस वक्त हर किसी की जिम्मेदारी है, जो एक पुलिस का 119 का नंबर है उस पर मैसेज किया जा सकता है, और इवन कि मीडिया के लोग भी आज इस पे खुल के काम करते हैं। जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस पे खुलेआम काम करते हैं और हमने तहिया कर रखा है कि हम इसके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो पुलिस को, पब्लिक को, सबको चाहिए कि वो इकट्ठे एक इत्तेहाद बने, आपस में मिलजुल के इस मंशियात के खिलाफ काम करें, वरना एक देर हो जाएगी और देर के बाद। सनम, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, मजहबी इदारों यानी धार्मिक संस्थाएं जो है उनकी क्या जिम्मेदारी इस वक्त बनती है जब समाज मंशियात की ओर जा रहा है, खासकर नौजवान तबका? ये समय जो हमारे एमआई मसाजिद हैं, उलमाए दीन है, उनका पहला रोल बनता है, क्योंकि बच्चे की अगर परवरिश घर से माँ की गोद से शुरू होती है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट फेज होता है वो सुबह मौलवी साहब की मस्जिद जो रूम होता है जहाँ पे वो पढ़ने जाता है, और उसके बाद मस्जिद जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी एमआई मसाजिद है, उलमाए दीन है, उनकी एक पहली जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताएं, साथ साथ में वालिदैन को बताएं, और मस्जिद के में जो हमारा खुतबा होता है, खुतबे में इस चीज को, मंशियात को हिस्सा बनाएं, इस हवाले से बात करें। ठीक है, वो उतना नहीं कर सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो लोगों को बता सकते हैं कि आपके मुआशरे में ये क्या मुसीबत आ चुकी है, ये आइटम बम जो आप पे गिरा हुआ है ये कब फटेगा और किस तरह से फटेगा, उनको बताना चाहिएगा। तो ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। एक घर के फर्द की जिम्मेदारी के साथ दूसरी बड़ी जिम्मेदारी जो वो जो उलमाए दीन है, एमआई मसाजिद है, या जो सिविल सोसाइटी के लोग, इन सब की जिम्मेदारी, क्योंकि कलेक्टिव सोसाइटी में इम्पोर्टेंट हर किसी का रोल होता है। तो यहाँ हम किसी एक फर्द को कहें कि उसकी जिम्मेदारी नहीं, ये सारे की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये तूफान है। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे ग्लेशियर पे गिर रहे हैं, हमारे ग्लोबल वार्मिंग है, वो इतना बड़ा तूफान है, उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे ही ना रहे तो फिर मुकाबला किसका करेंगे, फिर किस तरह से हम लड़ेंगे। तो बच्चों को बचाना है तो इस मंशियात के खिलाफ सबको इकट्ठा होना है। बिल्कुल सनम, आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि नारद कश्मीर से भी एक और खबर है जिस पे हम बात करेंगे तामीर तरक्की को लेकर, लेकिन कुछ देर बाद प्रोग्राम में उस पर बात होगी। फिलहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और जहां मंशियात पर हमने बात की और जिस तरीके से सनम ने भी खुलकर इस पर बात की और कहा कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, इमाम मसाजिद की भी जिम्मेदारी और सिविल सोसाइटी, और उसके साथ साथ हमारी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर खुलकर बात करें और पुलिस तक इस बात को पहुंचाएं ताकि मंशियात के कारोबार और इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने में आसानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मामलात भी जम्मू कश्मीर के अंदर है जिन पर बात करनी होगी, क्योंकि खुशकसाली की वजह से लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से हमने देखा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आतिशज़दगी के वाक़ात, और उसमें करोड़ों रुपए के मालियत के सामान को नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा कौमी सरमाया है यानी जंगलात में बड़े पैमाने पर आग हमने देखी है। चाहे शुमाली कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, तो कई मुकामात पर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पर जंगल में होलनाक आग की वारदात सामने आए और उसके बाद यहाँ पर सरसब्ज सोने को नुकसान पहुंचा है। लेकिन उसके साथ साथ खत्ते पीर पंचाल की भी बात करेंगे, जहां पर लगातार पिछले एक हफ्ते से आग भयानक है जंगलात के अंदर, और आग पर काबू पाने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर और भी मामला सामने आए जिससे लोगों के अंदर खौफ दहशत भी पाई जा रही है। बिल्कुल साहिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नारद कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर, क्योंकि नारद कश्मीर के उड़ी इलाके के जंगलात में भी आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से सरसब्ज़ सोना जो है राख की ढेर में तब्दील हो गया। उसके बाद ही बांडीपुरा के कुछ जंगली इलाके हैं, वहाँ पर भी आग नमूदार हुई है चंद रोज़ कबल। उसके साथ ही साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो अनंतनाग, कुकरनाग या त्राल इलाके की बात करेंगे, उनके जंगलात में भी आग लगी है और आग की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जो खत्ते पीर पंचाल के जो सरहदी अजला
राजौरी और पूंछ है, वहाँ के जंगलात में भी खासकर मेंढर जो सब डिवीजन है वहाँ पर बदस्तूर गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार जो जंगल में आग है वो बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से एक जो सरहदी इलाका एक बड़ा खिता धुएं से घिरा हुआ है। और जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आग इतनी भयानक है कि अब उन्हें खौफ और डर महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह की भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि सरहद के नज़दीक यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो बारूदी सुरंगें हैं वो धमाके भी सुने गए, उन धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। ये फिलहाल ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन जो जंगलात में आग लगी हैं वो भयानक आग हैं, जिसकी वजह से सरसब्ज़ सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से देख रहे हैं कि जो सब डिवीजन मेंढर है या दीगर जो राजौरी का इलाका है वहाँ पर भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जंगल में आग नमूदार हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सरसब्ज़ सोना है वो राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से मकामी लोग फायर एंड इमरजेंसी जो अमला है उसके साथ साथ ही फौज और पुलिस की जो बारी नफरी है वो आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल सरहद पर लगी आग जंगलात में, और ये आग जो है आहिस्ता आहिस्ता रिहायशी बस्तियां जो वहां पर है वहां तक पहुंची, जहां आग की वजह से आम लोगों में डर पाई जा रही है। वही दूसरी जो लोगों का मानना है कि आग इस कदर भयानक है कि जंगली जानवरों ने अब बस्ती का रुख किया है। जंगली जानवरों का बस्ती की ओर रुख करना ये भी लोगों के लिए तशवीश का बाइस बनी हुई है, और जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए फौज, पुलिस, फायर सर्विस अमला, महकमा जंगलात और मुकामी लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल लगातार पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर आग जारी है। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से भी हमारे पास खबर आ रही है साहिल, क्योंकि हमारे नुमाइंदे जो बारामूला से इरशाद अहमद ने हमें खबर भेजी है कि हाजीबल बारामूला के बिल्कुल गवर्नर ने ये खबर बताई कि नॉर्थ कश्मीर से जहां हम आग की बात कर रहे थे, यह होलनाक आग की वारदात इस वक्त पेश आई है। और इरशाद बारामूला से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जमशेद के पास चले जाते हैं। जमशेद, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है उन जंगलात की जहां पर पिछले 2-3 दिन से लगातार आग नमूदार हुई है, उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की जानिब से मुख्तलिफ बातें जो है वो सामने आ रही है। अमीन, बिल्कुल जहां तक पूंछ के जंगलात में आग के होलनाक वारदातें सामने आई थी, वहां महकमा फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से आग पर काबू पा लिया गया। मगर उसके अलावा मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बिल्कुल बालाकोट के जंगलात में जो आग लगी है वो आग काफी फैलती जा रही है, और उस आग के बीच में माइन धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। और इंतजामिया की तरफ से भी लोगों से अपील की है कि फॉरवर्ड इलाकों का रुख न करें, क्योंकि लगातार माइन धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और ये आग फैलकर बालाकोट से मेंढर सेक्टर तक पहुंच चुकी है, और फौज की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाने की। अमीन, जमशेद, ये लोगों का मानना है कि आग से तो लोग परेशान थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ जंगली जानवरों ने अब बस्तियों का रुख किया, जिससे और तजब्जुब और तशवीश बस्ती वालों में पैदा हुई है। क्या महकमा वाइल्ड लाइफ की ओर इस पर कार्रवाई की गई या कुछ टीमें वहां भेजी गई? अमीन, बिल्कुल जहां तक देखें अगर वाइल्ड लाइफ की बात, तो काफी परेशानियां इस बार देखने को मिल सकती है। उसकी बड़ी वजह अमीन ये भी कह सकते हैं कि जहां दिसंबर के महीने में इन जंगलात की या इन पहाड़ों के ऊपर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, वहां तारीख में पहली बार इस दिसंबर के महीने में जंगलात में आग नमदार हुई है, जिससे जानवर निचले इलाकों की तरफ जरूर भागते नजर आएंगे। और वाइल्ड लाइफ के लिए भी बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा, क्योंकि एक तरफ महकमा की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा इस आग की वजह से, क्योंकि जिस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि इस महीने में बर्फ से पहाड़ जो होते थे वो ढके होते थे, मगर इस बार इन जंगलों में आग नजर आ रही है। ये कई बड़े चैलेंज जरूर लेकर तमाम महकमा के लिए आएगी। और वाइल्ड लाइफ की जहां तक बात कहेंगे उनके लिए भी काफी परेशानी और काफी मुश्किलों का दौर ये रहेगा, क्योंकि इस बार दिसंबर के महीने में तारीख में पहली बार बताया जा रहा है कि चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, दीगर जंगलों की बात करें, इनमें आग लगी हुई है। और वाइल्ड लाइफ की तरफ से आगे भी इससे पहले जितना कहा जाता, क्योंकि हालत देखने को बात ये होती है कि हर बार जंगली जानवर निचले इलाकों का रुख करते हैं, मगर वो देखने को मिलता था हमेशा गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में हमेशा जंगलात में आग लगती थी, मगर इस बार सर्दियों में भी जंगलात में आग लगी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में काफी परेशानियों का लोगों को भी सामना करना पड़ सकता है। अमीन,
काम कर रहे थे राजौरी से। किस तरह से हमने देखा है कि राजौरी और पुंछ अजला के अंदर ही जो जंगल इलाका है, जंगलात हैं, वहां पर आग गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार चल रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरसब्ज़ सोना राख की ढेर में तब्दील हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से लोग भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। अब जरा नारद कश्मीर का भी रुख करते हैं। शुमाली कश्मीर के हाजीबल बारामूला के अंदर भी जंगलात में आग नमूदार। ये रात की तस्वीरें हमारे पास आई है, हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद ने भेजी हैं ये तस्वीरें। ये रात के दौरान ही किस तरह से सरसब्ज़ सोना राख की ढेर में तब्दील हो गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे इरशाद अहमद है। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? गवार, इस तरह के इंसिडेंट जो है वो लगातार रोनमा पेश आते हैं, चाहे हम राजौरी पुंछ के हवाले से बात करें या साउथ कश्मीर या इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें। क्योंकि आपको याद होगा चंद दिन पहले जो है सरहदी इलाके उड़ी में, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नजदीकी इलाके हैं वहाँ पे आग लगी। उसके बाद जो है वहाँ पे फौज के साथ साथ चाहे फॉरेस्ट का जो अमला वो वहाँ पे पहुंचा, उन्होंने बर वक्त जो है उस पे काबू पाया। और उसके बाद जो है दूसरा इंसिडेंट यहाँ पे जो हथलंगा के इलाके में पेश आया, वहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ। जो सरसब्ज़ सोने के जो दरख्त हैं, चाहे दीदार हो गए, कायरू या इसके साथ साथ घास में नुकसान पहुंचा। और उसके बाद जो है तीसरा जो इंसिडेंट पेश आया उरुन बवा मुहरा जो केनाल है LGHP, वहाँ पे भी आग लगी थी। हालांकि वहाँ पे भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि ये बताया जाता है ये तवारी की जो किनाल है और वहाँ पे जो किनाल है वो इस आग के लपेट में आया। और कल जो है ये जो चौथा जो इंसिडेंट पेश आया, ये जो इलाका है ये हाजीबल का इलाका है। और हाजीबल के इलाके से पहले ये जो कांदर नाला है, इसको कांदर नाला के नाम से जाना जाता है और वो फॉरेस्ट का लैंड नहीं है, बल्कि ये बताया जाता है ये प्रॉपर्टी लैंड है। और वहाँ पे कल आग लगी और वहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ। इस वक्त मामूली तौर पर जो है वहाँ पे धुआं उठ रहा है और इस पे जो है काबू पाया गया। और देखा जाए यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में चाहे प्रॉपर्टी लैंड हो चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, इसमें कुछ शरपसंद लोग जो है वो आग जलाते हैं। उसके बाद जो है पूरे जंगलात को जो है वो ये आग अपने लपेट में लेती है। और देखा जाए इससे पहले की बात करें काफी नुकसान हुआ, चाहे हम द्रंगबल इलाके की बात करें, 1-2 दिन पहले वहां पे भी प्रॉपर्टी लैंड में जो है आग लगी। उसके बाद काफी मशक्कत की गई, चाहे हम फॉरेस्ट अमले के हवाले से बात करें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, चाहे फौज 46 राष्ट्रीय राइफल्स या 5 जगह वो आगे आते हुए नजर आ रही है। और देखा जाए इस समय शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। आग की हम बात कर रहे थे, आग की हौलनाक वारदात पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और जिस तरीके से हमारी मौसमी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो सबके सामने है। लेकिन अगर हम सब चीज़ें सरकार पर और महकमा तक ही महदूद रखेंगे तो ये हमारे आने वाले कल के लिए नाइंसाफी होगी। क्योंकि जिस तरीके से इस कौमी सरमाए को नुकसान पहुंच रहा है उससे माहौलियात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और माहौलियात पर जब असर पड़ेगा तो हमारा आने वाला कल किस कदर होगा ये हम सब के सामने होगा। लेकिन इसके लिए हमें आगे आना चाहिए और इस कौमी सरमाए की हिफाजत के लिए अपने आप को वक्फ भी करना चाहिए। प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत है, जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की और खासकर शुमाली कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की की भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।